नमस्कार आमरा सामना को स्वागत करुच्छे मु शक्ति आज आमरा सामना आम सहित अच्छा भारत सरकार दक्षता विकास उद्यमिता सूचना प्रजुक्ति विद्या तथा जोगाजोग मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर आम सहित कथा हवा। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्गस न्यूज़ में। थैंक यू। नमस्कार। आप ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे मंत्रालय के साथ आप जुड़े हुए हैं जिसका डायरेक्ट कनेक्शन रोजगार के साथ है, यूथ के साथ है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके गवर्नमेंट का सबसे एक फ्लैगशिप जो इनिशिएटिव था 2016 में स्किल डेवलपमेंट, युवाओं को स्किल्ड करना, तो 6 साल हो गया और आज 6 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं ये कितना सक्सेसफुल हुआ है? देखिए, आपने सही कहा कि दोनों जो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे दिया है 7 जुलाई 2021, उनका दोनों का एक कॉमन थ्रेड है हमारे युवाओं के फ्यूचर। और मैं मानता हूँ कि मेरा एक खुशकिस्मती है, या आप जो भी कहें, मेरा एक प्रिविलेज है कि मैं इसमें यहाँ पे कुछ योगदान कर सकूँ। आपने एकदम सही पकड़ा है कि 2016 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन था स्किलिंग का, उन्होंने कहा तब 2016 में कि हमारे युवाओं को ना ही हम डिग्री दें और एजुकेशन दें, लेकिन साथ साथ उनको रियल लाइफ इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस और उसके लिए जो स्किल की ज़रूरत है उसके लिए भी एक प्रोग्राम खड़ा करें। तो 6 साल में 2016 से आज तक, उस बीच में आप जानते ही हैं 2 साल के कोविड महामारी भी था, उसमें 3 करोड़ से ज़्यादा भारत के युवाओं को स्किल दिया गया है। और इसका लोग कहते हैं इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, कितने नौकरी मिले हैं लोगों को, रोज़गार कितने मिले हैं। हमारे जो सर्वे से निकलता है कि इस 3 करोड़ से मिनिमम 65% लोगों को तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला है। और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट एक डेटा पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 2017-18, 19-20, 16-17, 17-18, 19-20 3 साल के हमने जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हम करते हैं सरकार, उसमें ये भी देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है 6.4% से लेकर 4% तक घटा था बिफोर कोविड। तो स्किलिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बच्चों के कॉन्फिडेंस पे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करते हैं स्किल का, और स्किलिंग का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटने का। तो मैं मानता हूँ ये जो 6 साल में हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को हमने इम्प्लीमेंट किया सरकार ने, उसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। और इस पोस्ट कोविड के दुनिया में, पोस्ट कोविड के रियलिटी में, जो दुनिया के देशों में एक वर्कफोर्स के शॉर्टेज और वर्कफोर्स का डिस्ट्रप्शन हो रहा है, वहाँ पर भी भारत के युवाओं को एक बड़ा रोल प्ले करने का एक अवसर हम आगे वाले दिनों में देखते हैं। जी, जैसे आप बोल रहे थे कि 2 साल कोरोना काल का जो रहा उसके लिए ना कि भारत में, पूरे दुनिया में उसका प्रभाव रहा, तो उसी हिसाब से जो लॉस हुआ था उसके कारण हम देखेंगे दुनिया के बाकी जो इकोनॉमी है वो नीचे आ गए, लेकिन भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वो पूरे बाकी जो डेवलप्ड कंट्री है उससे भी ज़्यादा है, आगे दौड़ रहा है। और उसमें ये जो हमारे ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योरशिप, नई स्टार्टअप, इसका कितना योगदान है, और आफ्टर कोविड ये कैसे अभी उसका गति अभी कैसे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा एक संकल्प रहा है, उनका एक विश्वास रहा है कि भारत के जो हम भविष्य के बारे में बात करते हैं, भारत के भविष्य का आर्किटेक्चर और उसका जो नींव और उसका रिजल्ट हमारे युवा पीढ़ी बनाएगा। ये वो हमेशा कहते आए रहे हैं, इसीलिए 2016 में उन्होंने स्किल इंडिया लॉन्च किया और 2015 में उन्होंने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया, क्योंकि दोनों के लिए ऑडियंस और टारगेट थे हमारे युवा। और उनका ये एकदम अनवेवरिंग बिलीफ था कि हमारे युवा पीढ़ी देश को इतने आगे ले जाएंगे। वो सोचते थे ये 2016 में और 15 में, और आज देखिए क्या हो रहा है। 2022 में भारत विश्व के सबसे तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाला इकॉनमी बन गया है।
यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हो रहे हैं। 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बने हैं 1.5 साल में। भारत बना है विश्व के 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। और ये किसने किया है? हमारे युवा पीढ़ी ने। ये 65 साल जो हम 75वीं साल मना रहे हैं इंडिपेंडेंस के, उससे 65 साल से ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी वाज कंट्रोल्ड बाय फ्यू फैमिलीज, और ग्रोथ होता या नहीं होता वो तय करते थे कि ग्रोथ होगा तो कैसे होगा, ग्रोथ होगा तो कितना होगा। आज देखिए हमारे इकोनॉमी के कौन दौड़ा रहे हैं इकोनॉमी को? हमारे फर्स्ट जनरेशन युवाओं, जो अपने बल पे, अपने आइडिया से, अपने हार्डवर्क से सक्सेसफुल कंपनीज बना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था 2015-16, उन्होंने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया 15 में, 16 में स्किल इंडिया लॉन्च किया। उसके जो फल, उसके जो रिजल्ट्स आज आप हमको देखने को मिल रहा है कि 2022 में जब यूएसए जैसे देश, उनके इकोनॉमी 2 क्वार्टर से रिसेशन में पड़ गया है। चाइना जैसे देश जो कहता था कि मैं इमर्जिंग सुपर पावर हूँ, अभी भी वो 4थे और 5वें लॉकडाउन में बिजी हैं। और हम ऐसे देश बन गए हैं कि हमारे युवा शक्ति, हमारे सरकार की नीयत और एक्टिविटीज़ 200 करोड़ लोगों को वॉलंटरी टीका दिलाना, मुफ्त में टीका दिलाना, और उसके साथ साथ हम इकोनॉमी को दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी बनाने में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब नैरेटिव जो आज को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका सब नींव था 2016 के स्किल इंडिया मिशन में और 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन। जी, जैसे आप बोले और आपके सरकार का ये प्रायोरिटी रहा है आज तक कि युवाओं के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, और हमारा देश भारत, जहाँ की विश्व के सबसे ज़्यादा प्रतिशत हमारा पॉपुलेशन का जो यूथ पावर है बाकी देश के हिसाब से अगर देखेंगे, तो हमारे पास स्किल जो मैन पावर है वो बाकी देशों के लिए भी चाहिए, उनका डिमांड है, भारत के मैन पावर उन्हें चाहिए। तो आज के हिसाब से अगर देखेंगे तो किन क्षेत्र में ज़्यादा डिमांड है भारत के मैन पावर का? देखिए, मैं नवंबर-दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे भेजा था दुबई, और वहाँ पे एक ऐसे मीटिंग हुआ था, और मीटिंग में मैं भी पहली बार जा रहा था एज अ मंत्री, और हम स्किल के बारे में बात करना शुरू किए, हम वहाँ के मंत्री लोगों से और वहाँ के बिजनेस और इंडस्ट्री के साथ। और मेरे मन में ये था कि जो हम 50 साल से कर रहे हैं कि मिडल ईस्ट में हम यहाँ से लो स्किल वर्कर्स भेजेंगे, उनको वहाँ उसका डिमांड है, लेकिन साफ ये पता चल गया मुझे, और आज वो एक तरह से रियलिटी बन गया है कि पूरे विश्व के नेशंस में डिमांड है यंग, हाईली मोटिवेटेड, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की, और उसका स्पैन है वाइट कॉलर से ब्लू कॉलर, यानी कि वो एआई इंजीनियर भी बन सकता है, वो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर भी हो सकता है, वो इवेंट मैनेजर भी बन सकता है, वो हॉस्पिटैलिटी में स्टूवर्ड या वेटर भी हो सकता है। ऐसे एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खड़ा हो गया है दुनिया के देशों में, और वो ढूंढ रहे हैं टैलेंटेड, स्किल्ड, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग रिसोर्सेज। और ये जो 4 अक्षर मैं कह रहा हूँ ना, टैलेंटेड, डेडिकेटेड, स्किल्ड एंड हार्ड वर्किंग, वो डिस्क्राइब करता है हमारे युवाओं को। तो मेरा ये सोच है और मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2016 में कहा था कि इंडिया कैन बी ए टैलेंट नेशन फॉर द वर्ल्ड, उन्होंने कहा था 2016 में, वो रियलिटी बन रहा है आज, कि बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे युवाओं के लिए है। जैसे मैंने कहा, ऑन वन एंड कंस्ट्रक्शन, ऑन द अदर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑन वन एंड इवेंट मैनेजमेंट, और दूसरा एंड में हॉस्पिटैलिटी। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है, और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। जापान के जो अपॉर्चुनिटीज़ है अलग हैं, यूके में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हेल्थ केयर के अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यूरोप में इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। मिडल ईस्ट में टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं, और हम सब, धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं सब युवाओं को यही कहते हैं कि देखिए, ऐसा अपॉर्चुनिटी खोइए मत। आप जल्द से जल्द कोई भी स्किल पर जो आपको रुचि हो उस पर फोकस कीजिए, सीखिए, पढ़िए, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ का एक अवसर का जो एक माहौल बन रहा है, या अपॉर्चुनिटी का जो ओशन बन रहा है और जो बना रहे हैं हमारे सरकार, उसको खोइए मत। आप जल्द से जल्द स्किलिंग कीजिए और उस अपॉर्चुनिटीज़ की जो ट्रेन पकड़िए। और मैं कहता हूँ कि स्किलिंग इज़ अ पासपोर्ट टू प्रॉस्पेरिटी। स्किल के द्वारा ही आपको इस जो अपॉर्चुनिटी के ट्रेन में अगर आपको चढ़ना है, आप स्किल कीजिए। और इस राजीव जी, आप उड़ीसा में आए हैं, तो उड़ीसा के बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे। उड़ीसा हम देखेंगे तो उड़ीसा के जो लोग हैं, उड़ीसा के जो स्किल पीपल है, आज गुजरात में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री में जो स्किल मैन पावर है, वो मैक्सिमम उड़ीसा से है। सिर्फ गुजरात नहीं, बाकी कई राज्यों में। ये कोरोना के समय देखने को मिला, जब लॉकडाउन के कारण सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए, तो लाखों के तादाद में जो बाहर काम करते हैं उड़िया लोग, वो लौट आए। लेकिन आपके सरकार का ये प्रायोरिटी रहा है, जो स्किल मैन पावर है उनके इलाके में अगर काम मुहैया करा जाए, लेकिन उड़ीसा में ये नहीं हो पाया है आज तक। इसका क्या कारण आप देखते हैं, और क्या सजेशन रहेगा इसके हल के लिए? एक कारण तो मैं इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं कारण बता सकूँ, लेकिन मैं एक तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जो स्किलिंग होता है या सरकार देते हैं, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट, वो डिपेंड करता है वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्पैथी और उनका रिस्पॉन्सिवनेस पर। मैंने पूरे देश के काफ़ी स्टेट्स में मैंने विज़िट किए हैं, हमारे स्किल सेंटर्स को विज़िट किए हैं, हमारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, और ये काफ़ी क्लियरली देखने को मिलता है कि कोई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर स्किलिंग को बहुत एक फोकस माना जाता है, और युवाओं के फ्यूचर पर एक पॉलिटिकल फोकस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस होता है कि हम अपने युवाओं को उनके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करें। और ऐसे भी स्टेट होते हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, जहाँ पर काफ़ी सारे मीन्स पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन वो जो कोर इश्यू ऑफ युवाओं को एम्पावर करना वो करते नहीं हैं, भूल जाते हैं, या उनको उसका रुचि नहीं होता। हाल ही में मैं गया था एक स्टेट में, नाम नहीं लूँगा, और उसका परसेप्शन ये है कि वहाँ का जो भी है मंत्री बड़े डायनामिक हैं, वो फॉरेन जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन मैं उनके एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में गया, और वहाँ पर एक ITI था, स्टेट गवर्नमेंट का चलाना वो ITI, और वो 1967 के बाद उस ITI में कोई भी मॉडर्नाइजेशन हुआ नहीं, और वहाँ के बच्चों को एक तरह से उन्होंने कंडेम कर दिया था कि वही जो 67 में टेक्नोलॉजी सिखाते थे वो आज भी सिखा रहे हैं। तो ये अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग से मैं मानता हूँ अप्रोच टू युवा। मैं तो हर मुख्यमंत्री और हर स्टेट को ये कहता हूँ कि आप स्किल इंडिया के साथ पार्टनरशिप कीजिए, आप स्किलिंग में फोकस कीजिए, पैसा डालिए, नेटवर्क बनाइए, क्योंकि स्किल से ही हमारे युवाओं का एम्पावरमेंट होता है, और युवा ही हमारे स्टेट के, आपके स्टेट के सबसे बड़े एसेट्स होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन बड़ा स्पष्ट है। अलग अलग स्टेट्स उसको मानते हैं, जो स्टेट्स मानते हैं हमारे उन अपने युवाओं के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई स्टेट नहीं करते हैं, तो अभी हमको तो एडवाइस ही देना हमारे पावर तो वही है। लेकिन मेरा एडवाइस और सुझाव, मैं ज़्यादा उड़ीसा के बारे में जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ये एडवाइस ज़रूर दूँगा कि युवाओं के लिए स्किलिंग और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम, नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्राम बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल हैं। वो जुड़ जाएं यहाँ पर, अगर जुड़े नहीं हैं या जुड़े हैं तो ज़्यादा जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्किलिंग हमारे उड़ीसा के युवाओं को दें,
ताकि वो जो मेन स्ट्रीम के ये जो अपॉर्चुनिटीज़ बन रहे हैं, ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी, स्पेस, एग्रीटेक, मीडिया टेक, इस सब में कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ बन रहे हैं इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो उसमें सब अपॉर्चुनिटीज़ अगर बना रहे हैं सरकार, इस अपॉर्चुनिटी के पीछे उड़िया के भी युवा वो परसू करें। और हम तो धर्मेंद्र प्रधान जी तो हैं ही उड़िया से, और वो तो एकदम कमिटेड हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्किलिंग के लिए जो भी मांग है हम करेंगे, और उसका कोई डाउट होना नहीं चाहिए। लेकिन राज्य सरकार भी उसका एक तय कर लें कि उनको ये प्रायोरिटी बनाना है। जी, बहुत बढ़िया। राजीव जी, बाकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के बारे में आपके साथ वो मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। राजीव जी, हम अब बात करेंगे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के बारे में। हाल ही में आपके गवर्नमेंट का ये डिसीजन आया कि उड़ीसा के 26,000 से ज़्यादा गांव में 4G नेटवर्क पहुंचा जाएगा, और उससे पहले भी ये डिसीजन हुआ था अराउंड 4,000 टावर्स लगेंगे। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है उड़ीसा में। तो उसी हिसाब से उसके लिए स्किल मैन पावर का भी ज़रूरत होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट से आने वाला है, तो उसके साथ जो उड़ीसा के जो स्किल्स मैन पावर है वो उनको मौका मिले और उनका ठीक उपयोग हो, इसके लिए कुछ प्लान है? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में लॉन्च किया था, आज के दिन 80 करोड़ भारतवासी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और कनेक्टेड हैं, और अगले 2-3 साल में बाकी जो 40 करोड़ भारतवासी हैं वो भी जुड़ जाएंगे। और जो आपने सुना ये प्रोग्राम, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम सैचुरेट करना चाहते हैं। कोई भी ऐसा भारतवासी नहीं होगा जिसको और जिनको इंटरनेट से जुड़कर सरकार के स्कीम्स, सरकार के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो फैसिलिटी है उनको ना मिले। तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर लिया है कि हर भारतवासी और सैचुरेशन, हर स्कीम के हर बेनिफिशियरी को स्कीम के बेनिफिट्स मिलने चाहिए। और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कई दूर दूर दरार में वो उनके पास इंटरनेट ना होने के कारण उसको स्कीम का बेनिफिट ना पहुंच पाए। तो ये जो 2 दिन पहले कैबिनेट ने निर्णय किया है, और BSNL का रिवाइवल और BSNL के द्वारा और साथ में ऐसे एक कवरेज का जो माहौल होगा, उससे मैं मानता हूँ बहुत सारा बेनिफिट और बहुत सारे लोगों को जो आज के दिन सरकार के बेनिफिट से जोड़ नहीं पा रहे हैं वो जुड़ जाएंगे। एक तो वो हुआ। दूसरा, आपने सही कहा कि ऐसे एक्टिविटी जो टावर बनाना है, नेटवर्क को रोल आउट करना है, 4G नेटवर्क को इंस्टॉल करना है, और अभी आने वाले दिनों में 5G का नया नेटवर्क भी आएगा, उसके लिए काफ़ी स्किल्ड युवाओं की ज़रूरत पड़ेगा। और उसके लिए भी हमने स्किल प्रोग्रामिंग काफ़ी शुरू किए हुए हैं। जैसे मैंने कहा, हमारा स्किलिंग प्रोग्राम होता है डिमांड ड्रिवन। तो अगर उड़ीसा के युवाओं या उड़ीसा में जो इंडस्ट्रीज़ हैं या टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, ISPs हैं, डिमांड करते हैं कि ऐसा हमें 2000 युवाओं को ट्रेनिंग करना है, तो स्किल इंडिया उनके साथ बैठ के वो स्किल प्रोग्राम डिज़ाइन करके वो उनको डिलीवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और होगा भी ज़रूर। तो ये आपने एक सही मुद्दा पकड़ा कि एक साथ एक कवरेज का इश्यू भी सॉल्व हो जाता है, और दूसरे और रोजगार भी मिल जाता है। और मैं मानता हूँ ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है डिजिटल इंडिया का और स्किल इंडिया का। राजीव जी, मोदी सरकार का फर्स्ट फेज़ का अगर हम देखेंगे, वो सरकार जाम सरकार के नाम में फेमस था। जनधन, आधार और मोबाइल। हम ये कोरोना काल में देखेंगे, ये जो जाम बहुत काम आया लोगों का। आधार के कारण जो सही बेनिफिशियरी है उनके पास पहुंचा, और जनधन अकाउंट में पैसा पहुंचा उनका, और मोबाइल के ज़रिए उन्हें इन्फॉर्मेशन मिला। लेकिन इसको बहुत बड़ा आलोचना झेलना पड़ा था जब ये शुरू हुआ था। जो विरोधी वो बता रहे थे कि एक पब्लिक स्टंट है, लेकिन उसका फ़ायदा लोगों के पास पहुंचा।
और आगे इसे आप कैसे देख रहे हैं? आगे जाके ये फिर कैसा उसका लोगों के पास काम में आने वाला है और इसका एक्सपेंशन कैसा देखते हैं आप? देखिए, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे हाईलाइट किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था 2015 में, उन्होंने टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये कहा था कि आम आदमी के लाइफ में टेक्नोलॉजी के द्वारा बदलाव आए। उनका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये था कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कैसे गवर्नेंस के प्रोसेस इम्प्रूव करें, आम आदमी के जीवन में कैसे बदलाव लाएं, सिंप्लिसिटी लाएं, जो वो आज के दिन कहते हैं ईज ऑफ लिविंग। एक तो वो, दूसरा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 65 साल से इंडिया का एक जो नरेटिव बना था, और इसको राजीव गांधी ने 1985 में बड़ा फेमसली डिस्क्राइब किया था कि दिल्ली से जो 100 रुपये निकलता है बेनिफिशियरीज की ओर, 15 रुपये ही पहुंचता है बेनिफिशियरीज के खाते में। 85 जो रुपए हैं बीच के बिचौलियाँ, लीकेज, करप्शन खा जाता है। ये बड़ा एक फेमस नरेटिव था, और भारत के बारे में जब भी लोग कहते थे, वही कहते थे कि ये एक बड़ा डिसफंक्शनल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, इतना बड़ा देश है, ये कभी ये करप्शन निकलेगा नहीं, और बेनिफिशरीज को 100 रुपये के 15 रुपये ही मिलेंगे। ये तो एक प्री डेस्टिन्ड नरेटिव बन गया था इंडिया के बारे में। मोदी जी ने आकर 2015 में ही कहा कि मैं टेक्नोलॉजी से ये जो एज ओल्ड नरेटिव को मैं इसको बदलूंगा, और उन्होंने डीबीटी और जैम ट्रिनिटी, आधार एज एन आइडेंटिफिकेशन प्लेटफॉर्म, और ये जो जनधन योजना का अकाउंट बनाना, सबको अकाउंट देना, उससे उस नरेटिव को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने। आज क्या होता है, आज दिल्ली से जो 100 रुपये निकलता है बेनिफिशरीज के अकाउंट में पहुंच जाता है डायरेक्टली, ना कोई लीकेज, ना कोई डिले, ना किसी को ऑफिस में जाके क्यू में खड़ा करना पड़ता है। मैं रिसेंटली गया राजमुंड्री में पीएम किसान निधि के एक प्रोग्राम को चेयर करने में, और इतना सेटिस्फैक्शन लगा मुझे। 5000 किसान एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठकर उन्होंने चौथा किश्ता उन्होंने इनॉग्रेट किया, और उस कॉन्फ्रेंस हॉल में हर किसान के फ़ोन में बीप 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 बीप, साइमल्टेनियस, इंस्टेंटेनियस, करप्शन फ्री, रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस प्रधानमंत्री मोदी जी ने थ्रू द सेम जैम, थ्रू द सेम डीबीटी, थ्रू द सेम जेडीवाई उन्होंने करके दिखाया। तो आपका प्रश्न ये है कि लोग तब आलोचना करते थे, आज तो कोई आलोचना करता नहीं है। आज सभी दुनिया के देश मान गए हैं कि इंडिया हैज़ बिकम द प्री एमिनेंट कंट्री इन द वर्ल्ड टू यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स पीपल। ये मोदी जी ने करके दिखाया है। आने वाले दिनों में हमारा मैंडेट ये है, मोदी जी ने कह दिया है और बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि हमें सैचुरेशन करना है। कोई भी भारतवासी जो बेनिफिशियरी है, उनके हक उनके पास डायरेक्टली थ्रू टेक्नोलॉजी उनको मिलना चाहिए। तो हर स्कीम, हर गवर्नमेंट के स्कीम को हम डिजिटाइज करेंगे, हर सर्विस को हम डिजिटाइज करेंगे, और ये डिजिटल गवर्नमेंट का जो रफ्तार है उसको ज़्यादा करेंगे, ताकि हर, और उसके साइड में आपने जो कहा, पहले प्रश्न आपने पूछा, और कि हम कनेक्टिंग करें, सबको कनेक्टिविटी देंगे, तो हर भारत के सिटीज़न को सरकार के स्कीम, सरकार के सर्विसेज से जुड़ने के लिए आसानी, उसको आसान बनाना और सैचुरेशन करना, ये हम आने वाले सालों में करेंगे। जी, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, डिजिटल इंडिया के बारे में आप बता रहे थे, जिसके बहुत सारे फ़ायदा मिल रहे हैं लोगों को, लेकिन उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आज के दिन में है, वो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, जिसके लेकर खासकर जो मिडिल क्लास लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। तो उसे निपटने के लिए आपके सरकार का क्या प्लान है? बहुत एकदम सही क्वेश्चन आपने पूछा है कि हमारा जो सोच और कन्वेंशनल सोच है कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट भलाई के लिए है,
लोगों को जोड़ने के लिए है, सरकार और लोगों के बीच में डिस्टेंस कम करने के लिए है। लेकिन उसके साथ ऐसे भी थोड़े फिनोमेनन इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे क्रिमिनलिटी, क्राइम, आपने जो कहा साइबर फ्रॉड, ये भी ऑन द राइज है। क्योंकि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, थोड़ा क्रिमिनलिटी भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इसके लिए हमने बड़े स्पष्ट तरीके से हमारे पॉलिसीज़ को बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन किए हैं कि हमारे लिए पॉलिसीज़ इंटरनेट की ओपननेस, इंटरनेट के सेफ्टी एंड ट्रस्ट और इंटरनेट पे अकाउंटेबिलिटी हम लाएंगे। हर डिजिटल नागरिक को हम सेफ और ट्रस्टेड इंटरनेट महसूस करने का हमारा एक संकल्प है। तो उसके लिए हम लॉज ला रहे हैं, पॉलिसीज़ ला रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी को जो भी करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने अच्छे अच्छे रूल्स बनाए हैं रिसेंटली। और हर सिस्टम, हमारा एक सिस्टम भी है, सर्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, उसको स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ स्टेट सर्च को भी हम कैपेसिटी ज़्यादा कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास टूल्स हों, कैपेबिलिटीज़ हों। क्योंकि साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम थोड़ा अलग है रियल लाइफ क्राइम से, तो उनको ढूंढना वो कहाँ पर है, क्योंकि हरियाणा में बैठे हुए बंदे को साइबर फ्रॉड कर सकता है उड़ीसा में, और केरल में बैठे हुआ या सिंगापुर में बैठा हुआ केरल में कर सकता है साइबर फ्रॉड। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि साइबर स्पेस इज़ नॉट लाइक नॉर्मल स्पेस। लेकिन उसके लिए कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ हम बना रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि लोग सेफ महसूस करें, ट्रस्टेड महसूस करें, लेकिन वो अपने आप को केयरलेस ना बनाएं कि इंटरनेट में भी यूज़र हार्म हो सकता है, इंटरनेट में भी लोग हो सकते हैं जो आपको ठग सकते हैं, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन वर्ल्ड में भी हो सकते हैं। तो आप भी थोड़ा केयरफुल रहें, लेकिन सरकार हर प्रयास करेगा कि इंटरनेट सेफ और ट्रस्टेड रहे, और जहाँ पर वो थोड़ा प्रॉब्लम है उसको हम सेफ और ट्रस्टेड बनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आम सहित आमना सामने थिले केंद्र राष्ट्रमंत्री राजीव चंद्रशेखर अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग से उत्तर रखिले। तो समय होछि आमना सामना कोइट रखा, पुणी आसंता सप्ताह ये आउ जड़े चर्चित चेहरा सहित आम आमना सामना हवा। विदाय दिंतु, नमस्कार।